कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। सोचते कि बच्चा है, वो औरत कैसी, लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी, क्यों इनकी इतनी महत्ता है, ये सारा मैं लिख रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि देश अद्भुत है। नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आप जानते हैं हर बार एक नए मेहमान के साथ हम उपस्थित होते हैं। आज एक विशेष मेहमान हमारे साथ हैं जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, कला के क्षेत्र में जानी मानी हस्ती हैं। आप हैं डॉक्टर सोनल मानसिंह जी। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। बहुत अभिभूत महसूस कर रहे हैं हम और हमारे दर्शक कि आज हमारे साथ आप हैं। विशेष करके तो कई बार हम आपके बारे में पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, लेकिन सोनल जी आज विशेष आपके मुख से जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से रहीं, कैसी शिक्षा दीक्षा आपकी हुई और कैसे आप ओडिसी डांस की और कला के क्षेत्र की ओर आगे बढ़ीं। ओडिसी बहुत बाद में आया मेरे जीवन में। मेरे दादाजी, पिताजी, माताजी सब आज़ादी के जंग में गांधी जी और सरदार पटेल के साथ जूझे, जेल गए कई बार। कस्तूरबा गांधी के साथ माताजी उन्हीं की सेल में रहीं, उनकी सेवा की। और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो कुल मिला के 5 जो राज्य थे, आज की तरह 29-30 नहीं थे, तो उसमें सरोजिनी नायडू एक उत्तर प्रदेश में थी। मेरे दादाजी पहले 5 गवर्नर में से गवर्नर थे, उसके बाद लगातार 3-4 बार और गवर्नर रहे। तो ये मेरी पृष्ठभूमिका है। बम्बई में शिक्षा दीक्षा हुई गुजराती मीडियम में, और इसके लिए मैंने मेरे परिवार को अनेक बार धन्यवाद दिया है, जिसकी वजह से भारतीयता, भारतीय अस्मिता, भारतीय संस्कार, परंपराएं, इन सब के जो जड़ हैं वो हमारे में बहुत मजबूत हुई। और घर में भी मणिपुरी, भरतनाट्यम, सितार और कंठ संगीत, वोकल म्यूजिक, मतलब ये कला का वातावरण पूरे परिवार में ही था। परिवार में था। और भरतनाट्यम की गुरु पत्नी प्रोफेसर US कृष्ण राव और श्रीमती चंद्रभागा देवी, जिनके मार्गदर्शन में मेरा अरंगेत्रम हुआ, जो सबसे पहला रंगमंच पे प्रस्तुति की जाती है कि जब शिष्या तैयार हो जाए। 1961 में बेंगलोर राजभवन में वो हुआ। और उसके बाद लगातार मेरे कार्यक्रम सोनल पकवासा, जो मेरा कुमारी नाम है, उनसे मैं प्रसिद्ध हुई। उसके बाद 1965 में जब मैं अपने उड़िया उनके साथ विवाह करने जा रही थी, जिनीवा फॉरेन सर्विस में थे हम लोग, दिल्ली में मिले थे मेरे कार्यक्रम के दौरान। तो उस वक़्त उनके परिवार से मिलवाने के लिए मेरे पिताजी मुझे बम्बई से कटक ले गए, उड़ीसा। तो आप सोचिए कि आज भी कटक कहाँ है कई लोगों को पता नहीं है। 1965 में तो बम्बई से कलकत्ता बिरला हाउस में ठहरे, वहाँ से कटक गए। खैर, तो तब जाके मेरे होने वाले ससुर जी ने कहा, बहुत प्रसिद्ध लेखक, एजुकेशनिस्ट रहे डॉक्टर मायाधर मानसिंह, कि तुम भरतनाट्यम की स्टार हो, अब ओडिया बहू बनने जा रही हो, मेरी इच्छा है कि तुम ओडिसी नृत्य सीखो। मेरी सास को ये बात कतई पसंद नहीं आई थी, लेकिन मेरे होने वाले ससुर जी मुझे ले गए कला विकास केंद्र कटक में, बहुत बड़ी संस्था थी उन दिनों की। और प्रसिद्ध गुरु केलूचरण महापात्र जी, जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हुए, उन दिनों जैसे और गुरु थे वैसे थे। तो उन्होंने दिखा के कहा कि केलू, ये होची सोनल, तुम्हें ताकू ओडिसी सिखाइबो। इतना ही कहा, ये मेरी सोनल बहू होने वाली है, आप उसको ओडिसी सिखाएंगे, तुम उसको ओडिसी सिखाओगे।
तो इस तरीके से ओडिसी का मेरा शुरुआत प्रारंभ है। हुआ। 15 दिन में थोड़ा बहुत सीखी जी जी। और उसके बाद विवाह के लिए चली गई। जब वापस लौटे हम 67 में, तो फिर लगातार जाना आना हुआ। गुरुजी भी आते रहे दिल्ली। भरतनाट्यम और ओडिसी मेरा बराबर चलता रहा, आज भी चल रहा है। और चलिए, इससे बहुत सारे लोग प्रेरणा भी ले रहे हैं। सोनल जी, वैसे परिवार में सभी लोग, जैसे आपने कहा, कुछ लोग थे कि जो राजनीति से जुड़े हुए थे, माताजी भी जेल गईं, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी, दादाजी, पिताजी, माताजी। जी जी जी। तो ऐसा नहीं लगा आपको कभी कि मैं भी राजनीति के क्षेत्र में जाऊं और मैं भी इस प्रकार से सेवा करूं? तो ये कला का जो बीज था वो आपकी स्वेच्छा थी या माता पिता ने कहा कि इस क्षेत्र में आगे भैया, बढ़ो? ऐसा है कि मैं जन्मों जन्म की जो एक क्रममाला है उसमें बहुत मैं विश्वास रखती हूँ, क्योंकि ये जो हमारी दैवी कलाएं हैं भारतवर्ष की, जी। वो एक जन्म में हासिल नहीं होती हैं। और मेरा ये मानना है कि पूर्व जन्म के संस्कार बाकी होंगे, तब जाके एक ऐसे परिवार में जन्म होता है, तब जाके गुरु मिलते हैं, जी। तब जाके आप में वो जिज्ञासा और वो जिसको कहते हैं पैशन, वो जुनून होता है। क्योंकि बहुत, जैसे आज सुबह मेरा डेमोन्स्ट्रेशन था ज्ञान सरोवर में, जी। बहुतों ने आके कहा कि मैं भी सीखती थी, ये था वो था, प्रश्न भी पूछे गए, मिले भी, बस वही कहानी है। फिर क्या हुआ? फिर शादी हो गई, फिर विवाह हो गया, फिर डॉक्टरी करने चले गए। तो बहुत सारे और रास्ते खुल जाते हैं ना, उसमें एक ही रास्ते को पकड़े रहना, ध्येय को, आदर्श को, जी। वो हर एक का नहीं होता है। तो इसमें मैं मानती हूँ पूर्व जन्म के संस्कार बहुत काम करते हैं। बिल्कुल। मेरी जो कला के द्वारा सेवा है, जी। वो भी एक बहुत ही बड़ा राजमार्ग है, क्योंकि जो आपके सामाजिक इश्यूज हैं, जैसे कि स्त्रियों का और गर्ल चाइल्ड जिनको कहते हैं, बालिकाओं के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत जागृति आई है, कानून बन रहे हैं। मैं 55 साल से इसके ऊपर काम करती रही और मेरा काम ये है कि कला के माध्यम के द्वारा ऐसी हमारी जो पुरानी कहानियाँ प्रस्तुत करो कि जो आज की तारीख के लिए मार्ग बताती है, दिशा बताती है। मैंने वहाँ उदाहरण भी दिया था परसों या कल कि कृष्ण और कालिया नाग की जो कथा है, यमुना का पोल्यूशन आज इतना ज़्यादा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में हो चुका है। वही नज़ारा आज है। जी। तब तो कृष्ण की कथा है। आज कृष्ण कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, या गंगा अथॉरिटी है, या हर एक भारत का नागरिक जो गंगा की शरण में जाता है, गंगा में डुबकी लगाना चाहता है, वो है। वो कृष्ण तत्व कहाँ है, किसके पास है? तो बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे हैं, प्रश्न हैं, वो मैं मेरी कला के द्वारा उठाती रही हूँ। सो मुझे सोशल एक्टिविस्ट, कल्चरल एक्टिविस्ट के भी खिताब मिल चुके हैं। अब राजनीति देखिए, अब समय यदि आ गया है, यदि मेरे भाग्य में हो। चलिए, मतलब कला के क्षेत्र से भी जुड़ करके नहीं हम बहुत नहीं, सारी आपने सेवाएं। राजनीति का पूछा इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। आप थोड़ा धैर्य रखिए कि राजनीति में आने का भी एक समय होता है। मैं नहीं मानती कि आप कूद पड़ो। मेरा इलेक्शन में लड़ के आने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन अब इस उम्र में और इस समझदारी के साथ बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आपने भी पूछ लिया तो मैं बता रही हूँ कि बहुत लोगों के आ रहे मैसेजेस कि अब आपको कुछ मिलना चाहिए। तो मैंने कहा मिलने के लिए हाथ पसार के तो मैं नहीं खड़ी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं सोनल जी, कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवाएं लगातार आप समाज में जागृति ला रहे हैं। डायरेक्टली जो एक हमारा राजनीति का क्षेत्र है जिससे हम समाज से जुड़ जाते हैं, वो भी हम भविष्य में देखेंगे कि डॉक्टर सोनल मानसिंह जी देश के इस रूप में भी सेवा कर रही हैं। विशेष रूप से आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो कॉन्फ्रेंस रखा गया था सोनल जी, उसमें आई, जिसमें वीमेन एंड सेफ्टी फ्री सोसाइटी की बात हुई है।
कि वीमेन किस प्रकार से सेफ रह सकती हैं। आज जो समाज में महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा के रूप में हो, चाहे आजकल रेप केसेस, बलात्कार, और लगातार एक माना जाता है कि दोयम दर्जे की स्थिति रही है या कहा जाता रहा है। कैसे नारी की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है आपके विचार से? बहुत बड़ा, विशाल, व्यापक, विराट प्रश्न आपने पूछा है। बहुत ही छोटे उसमें वाक्य में मैं बता दूं कि ये कोई एक या दो ऐसे हल निकालने वाली बात नहीं है ना जी। ये समाज में कुकर्म, कुरीतियाँ, कुरूढ़ियाँ चली आ रही हैं। और जैसे मैंने कई बार कहा कि भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है। जो बात आपको उत्तर भारत में दिखती हैं वो दक्षिण भारत में लागू नहीं होती हैं जी। जो बातें आपको पूर्वांचल में दिखती हैं या असम वगैरह में, वो बात आपको पश्चिम भारत में ना दिखे। तो इसीलिए महिला के बारे में एक जनरलाइजेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दो तीन बातें ज़रूर हैं। आप किसी भी साइट पे चले जाओ, मन माना आप गंदा देख लीजिए, अब वो बार 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 आपके मन पे किस तरीके से आघात करता है। कानून अब बन रहे हैं, कुछ बने हुए हैं, लेकिन उसमें पुलिस कर्मियों की भी सहृदयता, उनकी सभानता, सतर्कता, जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। कई बार देखा गया कि एफआईआर दर्ज करने से भी मुकर जाते हैं और उसमें जो विक्टिम है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, गैंग रेप की घटनाएं दिन दहाड़े हो रही हर जगह। तो ये जो एक पाशवी, आसुरिक, डेमोनिक मानसिकता एकदम जैसे कि फूट पड़ी है, उसमें जो विक्टिम यदि जिंदा बच गई तो विक्टिम को और विक्टिमाइज किया जाता है ऐसे ऐसे गंदे प्रश्न पूछकर कि वो कहती है कि भाई मैं मर जाऊं तो अच्छा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक दिशा में साथ में पैरेलली चलना पड़ेगा। सामाजिक जागरूकता लोगों के मन में, लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे मीडिया के द्वारा, प्रेस के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, और जो हम लोग डिनर के बाद बात करते हैं कि भाई उस जगह भी घरों में ये बातें उजागर होनी चाहिए। मतलब एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, तभी जाके हम महिलाओं की स्थिति में एक सुधार ला सकते हैं। हम हमेशा एक समानता की बात करते हैं और हमारे देश में तो ये बात रही है, यत्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यहाँ तो हमेशा ही नारियों की पूजा होती रही और हम चाहेंगे कि ऐसी ही स्थिति पुनः आए ताकि संसार को स्वर्ग बनाया जा सके। विशेष एक महिला संगठन में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप आई हैं सोनल जी। महिलाओं का संगठन है, 140 देशों में महिलाएं ही संचालित कर रही हैं इस संगठन को और नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं। इस विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या कहेंगे? ये अद्भुत मूवमेंट है। प्रयास तो नहीं, प्रयास तो इसको प्रयास नहीं कह सकते हैं। एक पूरी वैश्विक घटना है और मेरा ख्याल है कि शायद ये अपने आप में एक अद्भुत, अपने आप में एक ही ऐसी ये क्या कहेंगे उसको, सिंगुलर घटना है, एक मूवमेंट पूरी। उसके द्वारा जागृति लाई जा रही है। वहाँ आप भाई लोग भी अपना सहकार दे रहे हैं पूरा, और जो एक अनुशासन है जी, क्योंकि अनुशासनहीन समाज वही पतन का कारण है। और उसके लिए मैं काफ़ी जिम्मेवार मानती हूँ इंटरनेट के अलावा हमारी फिल्म्स। ये कुल मिला के जो चल रहा है उसमें अनुशासनहीन दिमाग, जो अनुशासनहीन आपका वाणी व्यवहार आचार विचार में आता है। तो ये जो मैं देख रही हूँ विश्व ब्रह्म कुमारी मूवमेंट में कि भाई बहन सब अनुशासन में हैं, उनके विचार अनुशासित हैं और उसकी वजह से तो बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल।
यहाँ जो विशेष नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है सोनल जी, कि हर एक में नैतिकता की आवश्यकता है, संस्कार की आवश्यकता है, हमारी संस्कृति ही ये सिखाती आ रही है। आपको क्या लगता है कि इस शिक्षा की कितनी आवश्यकता है समाज के हर एक वर्ग को? पूरी आवश्यकता है, 100%। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। जी जी जी। दादी जी से भी विशेष, जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हेड हैं, आपकी मुलाकात हुई, तो दादी जी से मिलते हुए कैसा अनुभव रहा आपका? ये देखिए, ये एक अपूर्व था, क्योंकि सोचा था जी कि नीचे जब हम आएंगे तो दादी के दर्शन कर लेंगे। तो गए और दीदी ने अंदर जाके दादी को बताया होगा, तो भोजन छोड़ के वो आई और उनको देख के उनकी आंखें तो इतनी वेधक हैं, तीक्ष्ण आंखें हैं आर पार, लेकिन उसमें बहुत प्यार है, बहुत वात्सल्य है, स्नेह। तो एकदम उन्होंने गाल मेरी यूं 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 करती रही। बहुत प्यार मिला आपको? बहुत, अरे बाप रे, बिठाया पास में, बातें करती रही। फिर कहना पड़ा कि आपका भोजन वेट कर रहा है। प्रसाद दिया जी। और बहुत फिर बाकी जितने आए थे मेरे साथ वो भी कह रहे, बहती गंगा में हमने भी डुबकी लगा ली। उन सबको भी मिल गया। जाते जाते फिर उन्होंने बहुत किया और जब तक मैं गई यूँ करती रही। तो आई थिंक मुझे बहुत ही सुकून, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। सोनल जी, कोई ऐसा स्वप्न जो अभी भी शेष है, जो अभी भी डॉक्टर सोनल मानसिंह जी देखती हैं? स्वप्न ये है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि समाज, राजनीति, हर चीज़ सूर और ताल में चले, बेसुरापन और बेतालापन ना हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जी। दूसरा कि हमारे राजनीतिज्ञों को भी नृत्य संगीत से अवगत कराना ज़रूरी है, क्योंकि उनके मन, भाव और हृदय में एक जो लोच होना चाहिए, ग्रेस, होना ज़रूरी है। मैं नहीं देखती हूँ, बहुत इक्के दुक्के होंगे। और तीसरा कि हमारे देश के हर एक कोने कोने के स्कूल कॉलेज में भारतीय मूल्यों का, भारतीय परंपराओं का, पद्धतियों का शिक्षण एजुकेशन सिस्टम में कंपलसरी हो जाए। और उसमें एक बिंदु और, जैसे मैंने बार बार मैं कहती हूँ, हमारा मीडिया जिसमें टेलीविज़न है, जिसमें फिल्म्स है, हमारा प्रेस, रिटन प्रेस, मैगज़ीन्स हैं, अखबार हैं, सब एवरीथिंग जो भारतीयता, भारतीय अस्मिता को उजागर करे। बिल्कुल ऐसा हो। बहुत सुंदर। अंतिम स्वप्न, देश के लिए क्या स्वप्न देखते हैं आप? भारतवर्ष जिसको जानने पहचानने के लिए 7 जन्म भी कम है। मैं आज ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि इतने वर्षों से, आज मेरा 71 यानी 71वां चल रहा है वर्ष। मैं पिछले कम से कम ये समझ लीजिए कि 60 वर्षों से तो घूम रही हूँ जी। और 15 वर्ष की थी, 14-15, तब से कैंप्स में जाना, टूर्स पे जाना, पर्यटन में, और उसके बाद नृत्य के लिए। तो जो देश ये है वो अद्भुत है। यहाँ की मिट्टी में क्या जादू है कि यहाँ भल भले धर्म संस्थापक और राम, कृष्ण, बुद्ध, मीरा, चैतन्य, शंकर आदि आदि आदि, और क्या यहाँ के परंपराएं, संगीत की, नृत्य की, शिल्पकला की, चित्रकला की, इसका बुनकरों की, जहाँ जाइएगा वहाँ आपको कुछ ऐसा कला का वो दिखाई देगा नज़ारा। यहाँ की चिड़िया, यहाँ के पशु प्राणी पक्षी, यहाँ की वनस्पति, यहाँ की औषधि, यहाँ का हिमालय, यहाँ के समुद्र, यहाँ की नदियाँ। एशियन एज में हर 15 दिन में मेरा आर्टिकल आ रहा है, 9 तो हो गए। तो पिछले 4 तो मेरे लोक माता नदियों पे हैं। मैं कतई नहीं कह रही हूँ कि मुझे मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन जो विचार मेरे हैं कि हम लोग आज नदी को कुछ नहीं समझते हैं, उसमें गंद डालो, गटर खोल दो, इंडस्ट्रियल वेस्ट डालो, बांध ऐसे ऐसे बनाओ कि नदी, बनास नदी मैंने देखी अभी
सूखी पड़ी हुई है, पत्थर दिख रहे हैं। गंगा के क्या हाल हुए, यमुना के क्या हाल हैं। एक नर्मदा बची हुई है, गोदावरी शायद हमने नासिक में देखा अभी 1 महीने पहले, बिल्कुल गटर बनी हुई है नासिक के बीच में। अब कुंभ मेला जब लगता है तब उसमें पानी छोड़ा जाता है। क्षिप्रा नदी वहाँ उज्जैन में वही पड़ी हुई है जी। तो मैंने लिखे हैं आर्टिकल्स जो सप्त नदी कहते हैं, जो 7 नदियों को आह्वान दिया जाता है किसी भी यज्ञ के लिए, विधि विधान के लिए, होम के लिए, वो जो कलश में ना आह्वान किया जाता है, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी गोदावरी नर्मदा। फिर उसी जल से, शुद्ध हुआ जल, उसी से फिर सारा जो कार्य होता है वो संपन्न होता है जी। ये नदियाँ क्या हैं, कहाँ से निकली, कहाँ मिलती हैं, क्यों इनकी इतनी महत्ता है, ये सारा मैं लिख रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि ये देश अद्भुत है। दुनिया के किसी देश में नदियों को पर्सनलाइज नहीं किया गया। हमारे यहाँ गंगा यमुना को बताते हैं, गंगा का जो वाहन है वो मकर है, यमुना का वाहन है कूर्म कच्छप है। कहाँ आपने देखा दुनिया में? बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल, हमारी संस्कृति तो अद्भुत है। अद्भुत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लग रहा है कि हमारी बातें चलती रहें और मैं चाहूँगा कि आप बारंबार यहाँ आएँ और आप जो कार्य कर रही हैं, श्रेष्ठ कार्य, उस श्रेष्ठ कार्य को आगे बढ़ाती रहें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से आप अलंकृत हो चुकी हैं, सम्मानित। हम चाहेंगे कि जल्दी भारत रत्न से भी आप जरूर सम्मानित हों, आपके सारे स्वप्न साकार हों। मैं नतमस्तक आपकी सारी शुभकामनाएं इसमें अंजलि में ले रही हूँ, सर पे चढ़ा रही हूँ। और आपके इंटरव्यू के द्वारा मैं ईश्वरीय ब्रह्म कुमारियों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार प्रणाम जता रही हूँ, मेरा आदर जता रही हूँ और धन्यवाद कि मुझे बुलाया, मेरा अनुभव हुआ और जैसे आपने कहा बारंबार आना हुआ, तो बस मैं आपको धन्यवाद पहले दूंगी कि आपने इच्छा व्यक्त करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनल जी। मित्रों, आप थी डॉक्टर सोनल मानसिंह जी। कितनी गहन चर्चा पूरे अपने देश के विषय में, नारियों के विषय में, शिक्षा के विषय में। वास्तव में नैतिक मूल्यों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है और इसे हमें अपने सिलेबस में अवश्य शामिल करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक नैतिक मूल्य नहीं होंगे तब तक हम एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के बारे में नहीं सोच सकते। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हर एक व्यक्ति के अंदर मूल्यपन पे मूल्य जागृत हों, ताकि हम इस संसार को, समाज को, भारतवर्ष को श्रेष्ठ बना सकें। भारतवर्ष की बात हमारी हो रही थी। वास्तव में आध्यात्मिक गुरु था, विश्व का गुरु था हमारा देश। हम सब का ये नैतिक दायित्व बनता है कि अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाकर पुनः हम अपने देश को, अपनी मातृभूमि को वही गरिमा, वही गौरव प्रदान करें। क्योंकि किसी कवि ने कहा है, हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो, तुझको प्रसन्न देखूं बस लालसा यही है, फिर गोद में ही तेरी मेरा शरीर लय हो। मुलाकात